बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। कुरान पाक के 27वें पारे में सूरह ज़ारियात है, जिसकी आयत नंबर 56 के अंदर, आयत नंबर 56 के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने नहीं पैदा किया इंसानों और जिन्नों को मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। अज़ीज़ तलबा, इस आयत के अंदर इंसानों और जिन्नों की तख्लीक का मकसद अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है कि मैंने इस दुनिया के अंदर इंसानों और जिन्नों को इस मकसद के लिए भेजा है कि वो मेरी इबादत करें। तो एक बंदा मोमिन की ज़िंदगी का, इंसान की ज़िंदगी का जो मकसद है वो अल्लाह की इबादत है। तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जितने बड़े बड़े अरकान इस्लाम हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अदा करते हैं, ये बहुत बड़ी अजीम इबादत हैं। इन्हें अदा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो काम भी सुन्नत के मुताबिक करेंगे वो इबादत बनता जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखना चाहिए। उठना, बैठना, खाना, पीना, हर एक चीज़ के आदाब जो है ना, हमारी शरीयत के अंदर, हमारे मज़हब के अंदर मौजूद है। याद रखिएगा, हमारा मज़हब इस्लाम जो है ना, वो चंद एक इबादत का मजमूआ नहीं है, बल्कि वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो 24 घंटे की ज़िंदगी गुजारने के अंदर, ज़िंदगी के एक एक लम्हे के अंदर आपको एक गाइडलाइन और रहनुमाई मुहैया करता है। तो शरीयत के बुनियादी अहकामात को सीखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखें और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप जो भी काम सुन्नत के मुताबिक करेंगे वो इंशाल्लाह आपका वो काम इबादत बनता जाएगा और आपको उस पर सवाब मिलेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, तो आज की इस लेक्चर के अंदर मैं आपसे ना सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूँ। पूरा चैप्टर हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया, तमाम टॉपिक्स को देख लिया। अब एक्सरसाइज के अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह या ऑब्जेक्टिव जो चीज़ें शामिल हैं, मैं चाह रहा हूँ वो भी आपसे डिस्कस कर लूँ ताकि ये चैप्टर मुकम्मल तौर पर हमारा ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसमें फर्स्ट रिव्यू में आपके पास ये कुछ MCQs दिए गए हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। पेपर में ये भी आते हैं, आपका 12 नंबर के MCQs आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अर्हीनियस एसिड। ये 4 कंपाउंड दिए गए हैं, आप बताएं इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको आप अर्हीनियस एसिड के तौर पे नहीं ले सकते। तो अर्हीनियस एसिड आपने पढ़ा हुआ है क्या होता है, जो एक्वा सोल्यूशन के अंदर आयोनाइज होके हाइड्रोजन आइंस प्रोवाइड करते हैं, वो क्या होते हैं, अर्हीनियस एसिड होते हैं। तो अब ये देखें, 3 कंपाउंड ऐसे हैं जिनके अंदर एसिड मौजूद है, HNO3, A, B और D, तीनों में H मौजूद है। लेकिन ये जो है ना, सी ऑप्शन के अंदर H नहीं है, लिहाजा ये जो है ना, ये आपका अर्हीनियस एसिड नहीं होगा। ठीक है, इसको आप जी, तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो है ना वो नहीं है। NH3 कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ बेस। NH3 को आप एज ए बेस क्लासीफाई नहीं कर सकते किस थ्योरी के मुताबिक, अर्हीनियस थ्योरी के मुताबिक। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीविस बेस। तो आप बताएं इनमें से लीविस बेस कौन सा है। ठीक है ना, तो लीविस बेस आपको पता है कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है ना, उसको आप लीविस बेस कहते हैं। तो इसमें BF3, HCl और AlCl3, ये तीनों जो है ना, ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, जबकि फ्लोराइड आयन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, लिहाजा ये लीविस बेस है। चूज लीविस एसिड, ऑप्शन नंबर 4। तो लीविस एसिड कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। तो इसमें आप देखें, ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। अपना डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। A drain cleaner solution contains 1.0 into 10 power minus 8 molar hydroxide ion concentration. This solution is, again मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी solution की वैल्यू जो है ना, उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर ग्रेटर देन 1 into 10 power minus 7 है तो वो एसिडिक होगा, लेस देन 1 into 10 power minus 7 है तो वो बेसिक होगा। तो अगेन आप इस कंसंट्रेशन पे गौर करें, 1.0 into 10 power minus 8, it is less than 1.0 into 10 power minus 7, लिहाजा आपका सोल्यूशन बेसिक होगा। ठीक है, और आगे उसने आपको एक और ऑप्शन दिया है F जी। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन्स MgOH whole twice, it is used as an acid, it neutralizes excess stomach acid which fall dissolved in this reaction। यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं ना, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्टोमिक एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कौन सा
इस साल्ट बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। जी नेक्स्ट आपके पास है अमोनिया इज अ बेस बिकॉज इट, अमोनिया एक बेस क्यों है? बिकॉज इट आयोनाइजेस इन वाटर टू गिव contains OH group, cannot accept an electron pair, can accept proton। ठीक है जी, तो अमोनिया जो है ना इट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन टू फॉर्म अमोनियम आइन। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आगे वो आपको बता रहा है कि ये एक रिएक्शन आपको गिवन है H2O और HCl, they react together to form hydronium ion and chloride ion। Which species is an electron pair acceptor in this reaction? तो इसमें आप बताएं कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन है? HCl है, क्योंकि आप देखें कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है ना इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देता है, लिहाजा HCl यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच स्पीशीज इज डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ये आपको जो पेयर दिए गए इनमें बताएं कि कौन सी स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है। ठीक है जी, नाइट्रोजन, बोरोन, सी पे नाइट्रोजन है एंड BF3 है। तो अगेन इसमें नाइट्रोजन जो है ना ये वाला ऑप्शन आपके पास आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, लिहाजा इट हैज द कैपेबिलिटी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। नेक्स्ट आपके पास है an aqueous solution of NaOH is used as drain cleaner if the concentration of hydroxide ion in this solution is 1 × 10⁻⁵ molar। The concentration of hydrogen ions in it would be, ये हमने डिस्कस किया था कि टोटल आपके पास pH 1.0 × 10⁻⁴ होती है, तो उसमें से आप उसको आप फार्मूला अप्लाई करें, यानी 1 पॉइंट, इसको अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेना तो ये यूं बनेगा। हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन आपको गिवन है 1.0 × 10⁻⁻, एक दफ़ा बुक में इसको चेक कर लें, 10⁻⁵ मोलर है। ठीक है, और आपको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज इक्वल टू 1.0 × 10⁻⁴। तो अगेन अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन वो अननोन है आपके पास, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन है 1.0 × 10⁻⁵ × 10⁻⁴। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको इस वैल्यू को इधर ले आए, यानी 1.0 × 10⁻⁴ से डिवाइड कर दें 1.0 × 10⁻⁵ से, तो आप हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। वेरी सिंपल, 1.0 × 10⁻⁴ प्लस 5, नीचे वाला 5 ऊपर जाके माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आपके पास कितना आ जाएगा 1.0 × 10⁻⁹। तो अगेन आप देखें कि ये वैल्यू जो है ना इट इज स्मॉलर देन 1.0 × 10⁻⁷, लिहाजा आपका जो गिवन सोल्यूशन है दैट इज बेसिक। सोल्यूशन आपका बेसिक होगा और उसकी pH होगी 1.0 × 10⁻⁹। जी, तो यहाँ पे MCQ खत्म हो गए हैं। आगे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, गिव शॉर्ट आंसर्स, इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला उसने आपसे कहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर द सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के अंदर हमने 2 इक्वेशंस पढ़ी थी, आप वो दोनों इक्वेशंस मेंशन कर। जी, तो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में पहली इक्वेशन आपके पास ये है कि जब वाटर जो है ना H2O, ठीक है जी, ये आयोनाइज होता है तो हमारे पास बन जाता है हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इसी तरह अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होना आपके पास, तो इनके आयोनाइज होने में हाइड्रोनियम आयन बनता है H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो स्टूडेंट ये पेपर में आ जाएं तो आपने ये दोनों रिएक्शन मेंशन करने होंगे। जी, तो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन एंड गिव एग्जांपल ऑफ अरेनियस एसिड। आपने अरेनियस एसिड को डिफाइन भी करना है और उसकी एग्जांपल भी मेंशन करनी है। तो अरेनियस एसिड आपको याद होगा, हमने अरेनियस एसिड को डिस्कस किया था कि एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दैट इज नोन एज अरेनियस एसिड। इस पे पूरा एक डिटेल हमने लेक्चर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना, आपने अरेनियस एसिड की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी आप 2 एग्जांपल्स मेंशन कर दें। एक एग्जांपल आप उसकी मेंशन करें कि HCl है। HCl को जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं। अगेन सेकंड एग्जांपल आप मेंशन कर दें HNO3 की। वेरी सिंपल, जब आप नाइट्रिक एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये भी आपको हाइड्रोजन आयन देता है और साथ आपके पास नाइट्रेट आयन्स बनते हैं।
जी तो स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई हाइड्रोजन आयन जो है ना इट एक्सेसिवली विद एसिड। तो ये भी मैंने आपसे डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि हाइड्रोजन जो है ना इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये H पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाता है। अब ये H पॉजिटिव आयन जो है ना इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये टोटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो in order to complete its duplet, hydrogen has the tendency to accept an electron pair। ये जब भी किसी ऐसे कंपाउंड के साथ इसकी कोशिश होगी कि मैं रिएक्शन करूं जहां से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए H पॉजिटिव आयन जो है ना वो हमेशा लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई NH3 एक्ट एज लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस। तो लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सा होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है जी। तो NH3 जो है ना ये चूंकि एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी, इसलिए ये क्या है, ये हमेशा एक लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस के तौर पे एक्ट करता है। सिंस NH3 हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन देयरफॉर इट इज लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस। और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाई BF3 एक्ट एज लीविस एसिड। BF3 लीविस एसिड के तौर पे एक्ट क्यों करता है? उसकी वजह यही है कि बोरोन जो है ना, बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल इसके आउटर वैलेंस शेल के अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन इसके अपने होते हैं और 3 ये जब फ्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन एटम्स को अपने साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच कर लेता है तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए BF3 इज इन सर्च ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बोरोन ट्राईफ्लोराइड को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, लिहाजा ये हमेशा लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ गया है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ना एंड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपको उसने एक रिएक्शन दे दी है। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आप फार्मूला क्या लिखते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड ये जब इकट्ठे रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्ट करने से आपके पास क्या बनता है, आपने इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NH4OH, ये रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आपके पास क्या आ गया अमोनियम नाइट्रेट, आपने ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड, तो आपके पास अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा NH4NO3 प्लस H2O। तो स्टूडेंट्स आपने ना ये आपको केमिकल फार्मूले याद करने पड़ेंगे और जब भी केमिकल इक्वेशन लिखें तो इसमें आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अब इस इक्वेशन की आप बैलेंसिंग चेक कर लें तो देखिए NH4 NO3 ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपको 3 वर्ड इक्वेशन दी गई हैं, केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं, आपने इनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है जी, फर्स्ट आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्वेश्चन नंबर 4 है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ये जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है कि मैग्नीशियम सल्फेट बनता है प्लस H2O बन जाता है। ठीक है, अगेन आप इसकी बैलेंसिंग चेक कर लें तो आपके पास राइट हैंड साइड पे देखें, राइट हैंड साइड पे ये 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल 4 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट वाली साइड में वाटर से पहले आपको 2 पुट करना पड़ेगा, तो 2 2 4, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है ना, अब ऑक्सीजन को चेक करें तो 4 ऑक्सीजन आपके पास ये और 2 ऑक्सीजन आपके पास ये है, तो टोटल 6 हो गए। इधर कितनी है 4 ये और 2 ऑक्सीजन आपके पास ये है, तो ये भी बैलेंस हो गया। यानी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वाटर से पहले आपने 2 प्लेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो वेरी सिंपल रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आप लिखते हैं H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। इनके रिएक्ट करने से सोडियम सल्फेट बनता है, सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4
प्लस H2O। अगेन आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लें। जी नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH2। ये जब इकट्ठे रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्ट करने से आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे आपके पास बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O। अगेन आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लें। तो बैलेंस करने के लिए आपको HCl से पहले 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे वाटर से पहले भी 2 लगाना पड़ेगा, इससे आपकी ये इक्वेशन बैलेंस एलिमेंट। तो इसमें आपको दिया गया है कि अगेन आइडेंटिफाई लोरी ब्रांस्टेड एसिड और बेसिस। ये कुछ इक्वेशंस गिवन है, उनमें से आपने लोरी ब्रांस्टेड एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करना है और उनकी शॉर्ट रीजनिंग जस्टिफिकेशन भी देनी है। ये आपके सामने एक इक्वेशन मैंने लिखी है, ठीक है ना, इसको आप जरा देखें। तो इसमें नाइट्रिक एसिड HNO3 ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन बनते हैं। अगेन लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि लोरी ब्रांस्टेड के कंसेप्ट के मुताबिक जो प्रोटॉन डोनर होता है वो स्पीशीज या वो मॉलिक्यूल जो कि प्रोटॉन डोनर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है वो एसिड होता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो बेस होता है। अगेन यहाँ पे आप देखें तो नाइट्रिक एसिड में HNO3, इसमें एक आपके पास यहाँ पे प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन मौजूद है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड पे आप देखें तो नाइट्रेट आयन है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रिक एसिड ने अपना ये एक हाइड्रोजन जो है ये वाटर को डोनेट कर दिया है। तो जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है लिहाजा ये एसिड है। वाटर जो है यहाँ पे आप रिएक्टेड वाली साइड पे देखें तो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे आप देखें तो इसके हाइड्रोनियम आयन में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब ये है कि वाटर ने एक प्रोटॉन हाइड्रोजन से वाटर ने एक प्रोटॉन नाइट्रिक एसिड से एक्सेप्ट किया है, लिहाजा ये लोरी ब्रांस्टेड बेस हो गया। अब आपने इसकी शॉर्ट रीजनिंग भी लिखनी है। इसकी शॉर्ट जस्टिफिकेशन में आपने यही चीज मेंशन करनी है कि since HNO3 is converted to an nitrate ion by donating proton, therefore HNO3 is an acid. Or since H2O accepts the proton that HNO3 donates and forms HNO3 positive, so water is a base. ये इसकी शॉर्ट रीजनिंग है जो कि आपने मेंशन करनी जी। नेक्स्ट आपके पास जो रिएक्शन है वो ये है कि अमोनिया इट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म अमोनियम नाइट्रेट। अमोनिया और नाइट्रिक एसिड मिलके अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं। अगेन इस रिएक्शन में आप देखें तो अमोनिया जो है ना, अमोनिया इट कंटेन्स 3 हाइड्रोजन आयंस, इसके अंदर 3 हाइड्रोजन हैं। जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें तो ये आपके पास खाली NO3 है, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अमोनिया के पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट वाली साइड पे इसके पास 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रिक एसिड से एक प्रोटॉन जो है वो अमोनिया ने एक्सेप्ट किया है। तो ये क्या हुआ, ये लोरी ब्रांस्टेड बेस है क्योंकि ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि नाइट्रिक एसिड अपना एक प्रोटॉन अमोनिया को डोनेट कर रहा है, लिहाजा ये लोरी ब्रांस्टेड एसिड है। अब आप इसकी शॉर्ट रीजनिंग भी लिख लें जी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपने लोरी ब्रांस्टेड एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करना है और उसकी शॉर्ट रीजनिंग बतानी है। तो आपके पास यहाँ पे एक कंपाउंड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए इन तमाम कंपाउंड्स के नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो। तो एसिटिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो अगेन आप इस रिएक्शन में देखें तो एसिटिक एसिड के पास एक प्रोटॉन है, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें तो एसिटिक एसिड ने अपना वो एक प्रोटॉन लूज कर दिया है, इसके पास एक प्रोटॉन भी नहीं है, ठीक है ना। तो चूंकि एसिटिक एसिड एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है लिहाजा ये एसिड है। जबकि इसके मुकाबले में आप देखें तो वाटर जो है ना, वाटर में रिएक्टेंट वाली साइड पे
2 हाइड्रोजन है, और प्रोडक्ट वाली साइड पे वाटर जो है ना इट कंटेन्स 3 हाइड्रोजन, यानी वाटर हाइड्रोनियम आयन में जब कन्वर्ट हुआ है तो इसने एसिटिक एसिड से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, लिहाजा वाटर बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। वाटर इज लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस एंड एसिटिक एसिड इज लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। इसकी शॉर्ट रीजनिंग आप लिखें। इसकी रीजनिंग में आप लिखेंगे कि बिकॉज एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड टू एसिटेट आयन बाय डोनेटिंग प्रोटॉन, देयरफॉर एसिटिक एसिड इज एन एसिड, जबकि वाटर इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, देयरफॉर इट इज अ बेस। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है स्टूडेंट्स जी, तो बाइकार्बोनेट आयन जो है ना इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनेट आयन एंड वाटर। अगेन आप इसमें देखें तो बाइकार्बोनेट आयन जो है ना यहाँ पे इसके पास एक प्रोटॉन मौजूद है, जबकि कार्बोनेट में आप देखें तो यहाँ पे देयर इज नो प्रोटॉन। इट मींस बाइकार्बोनेट आयन ने अपना ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला प्रोटॉन है, ये इसने वाटर को H2O को डोनेट कर दिया, लिहाजा बाइकार्बोनेट आयन जो है इट इज लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। जबकि वाटर को आप देखें तो इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड एंड इट कंटेन्स 3 हाइड्रोजन ऑन प्रोडक्ट साइड। इट मींस वाटर जब हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ तो इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, लिहाजा ये लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस है। अब इसकी रीजनिंग लिखें जी। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी बिल्कुल शॉर्ट जस्टिफिकेशन लिखनी है, कोई लंबी चौड़ी डिटेल या डिस्क्रिप्शन आपने नहीं लिखनी कि द बाइकार्बोनेट आयन लूजेस अ हाइड्रोजन आयन फॉर इट इज द लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड, वाटर गेन्स द हाइड्रोजन आयन देयरफॉर इट इज द लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस। आगे नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन है कि अमोनिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अगेन आप देखें कि अमोनिया जो है ना इट कंटेन्स 3 हाइड्रोजन आयंस, इसके पास 3 हाइड्रोजन आयंस हैं, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे इसके पास 4 हाइड्रोजन आयंस हैं। इसका मतलब ये है कि अमोनिया ने वाटर के अंदर से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, लिहाजा अमोनिया इज लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस। और वाटर में आप देखें तो इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन आयंस, और प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें तो इट कंटेन्स ओनली 1 हाइड्रोजन आयन। इट मींस वाटर ने अपना एक प्रोटॉन अमोनिया को डोनेट किया है, लिहाजा वाटर जो हुआ ये लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब इसकी आप रीजनिंग लिखें। इसकी रीजनिंग में आप लिखेंगे कि H2O is converted to hydroxide ion by donating a proton to water, so it is an acid. और because ammonia accepts a proton to form ammonium ion, therefore it is a Lori Bronsted base. आगे नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट रिएक्ट्स विद बाइकार्बोनेट आयन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड क्लोराइड आयन। तो इस रिएक्शन में अगेन आप जरा देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो नाम से ही जाहिर है कि ये एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन भी आपने देनी है। तो आप देखें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली साइड पे ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट कंटेन्स 1 हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन पाया जाता है, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्लोराइड आयन है, ठीक है, नो हाइड्रोजन। इट मीन्स के HCl ने अपना ये एक हाइड्रोजन डोनेट कर दिया है बाइकार्बोनेट आयन को, लिहाजा ये क्या है, ये लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड है। जबकि बाइकार्बोनेट आयन को देखें तो इट कंटेन्स 1 हाइड्रोजन, बाइकार्बोनेट आयन के पास एक हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है जी। और प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें तो इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन। इट मीन्स बाइकार्बोनेट आयन जब कार्बोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ तो उसने HCl से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, लिहाजा ये लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस है। अब आप इसकी शॉर्ट रीजनिंग लिखेंगे तो आप लिखेंगे HCl loses a hydrogen ion for it is the Lori Bronsted acid and acetate ion gains the ion for it is the ये आपने लिखना है gains the hydrogen ions, it gains the hydrogen ion for it is the Lori Bronsted base. नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन है बाइसल्फाइड आयन इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सल्फाइड आयन एंड हाइड्रोनियम आयन।
तो अगेन बाइसल्फाइड आयन में देखें तो ये अपना एक प्रोटॉन जो है ना ये वाटर को डोनेट कर रहा है, लिहाजा बाइसल्फाइड आयन जो है इट इज लोरी ब्राउनस्टेड एसिड। जबकि वाटर को देखें तो यहाँ पे इसमें 2 प्रोटॉन हैं, प्रोडक्ट वाली साइड पे कंटेन 3 प्रोटॉन, इट मीन्स इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, लिहाजा ये आपके पास वाटर जो है ये लोरी ब्राउनस्टेड बेस के तौर पे कर रहा है। आप इसकी रीजनिंग लिखेंगे कि बाइसल्फाइड आयन लूजेस अ हाइड्रोजन आयन so it is the Lowry Brownsted acid and H2O gains the hydrogen ions, so it is the Lowry Brownsted base। स्टूडेंट ये मैं आपको जितना भी लेक्चर समझा रहा हूँ इसमें जहाँ जहाँ मैं सर्कल लगा रहा हूँ वो जस्ट आपको समझाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा रहा हूँ। जब पेपर में आपने इसकी शॉर्ट रीजनिंग लिखनी है तो वहाँ पे ये काम आपने नहीं करना, आपने बड़ी प्रॉपर वेल मेंटेन्ड क्लियर नीट एंड क्लीन इक्वेशन लिखनी है। इट्स मच बेटर कि आप उन हर एक कंपाउंड के नीचे, मॉलिक्यूल के नीचे उनके नेम भी मेंशन कर दें, फिर आपने एसिड और बेस मेंशन करना है और फिर उसका आपने रीजन लिखना है। इस टॉपिक की लास्ट इक्वेशन है हमारे पास कि हाइड्रोजन सल्फाइड इट रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एंड बाइसल्फाइड आयन। अगेन आप इसमें देखें तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन आयन है। प्रोडक्ट वाली साइड पे इट कंटेन्स ओनली 1 हाइड्रोजन आयन, इट मींस हाइड्रोजन सल्फाइड ने अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया, लिहाजा ये लोरी ब्राउनस्टेड एसिड है। और अमोनिया को देखें तो इट कंटेन्स 3 हाइड्रोजन आयन, अमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं। प्रोडक्ट वाली साइड पे इट कंटेन 4 हाइड्रोजन आयन, इट मींस अमोनिया ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है अमोनियम आयन बनाने के लिए, लिहाजा ये लोरी ब्राउनस्टेड बेस के तौर पे एक्ट करेगा। इसकी शॉर्ट रीजनिंग आप लिखें। इसकी रीजनिंग में आप लिखेंगे कि H2S इफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन सो इट इज लोरी ब्राउनस्टेड एसिड, और NH3 एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन सो इट इज द लोरी ब्राउनस्टेड बेस। स्टूडेंट हमारा आज वाला ये जो टॉपिक है लोरी ब्राउनस्टेड एसिड का, ये टॉपिक आज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर की मदद से अपने इस टॉपिक को समझने के अंदर आपको बहुत हेल्प मिली होगी। मैं एट द एंड आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इसको आगे अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई लीविस एसिड एंड लीविस बेस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको 3 रिएक्शंस गिवन है, आपने इनमें से लीविस एसिड और लीविस बेस जो है ना उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो अब हम इनको देख लेते हैं जी। तो इस रिएक्शन में आप देखें तो BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है ना इट हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन जो है ना इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फ्लोराइड बोरोन जो है ना इट इज इन सर्च ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। जबकि फ्लोरीन को देखें तो इसके पास यहाँ पे आपके पास बहुत सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। तो अब फ्लोरीन क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना बोरोन को डोनेट कर देता है। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस, ये हमारे पास लीविस बेस है, और फ्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस एसिड है। जी नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन इट रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम आयन, ठीक है ना। तो अगेन इसमें आप देखें तो जो नाइट्रोजन है ना इट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास एक, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हाइड्रोजन इज इन सर्च ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। लिहाजा नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, जिससे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। अब चूंकि इसमें अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस बेस है, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस एसिड है।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है कि अमोनिया जो है ना इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन। तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है अमोनिया और क्लोराइड, एल्यूमिनियम, अमोनिया और एल्यूमिनियम क्लोराइड के दरमियान में। तो अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ना इट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एल्यूमिनियम जो है ना एल्यूमिनियम इट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम हैव एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एल्यूमिनियम इज इन सर्च ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर, लिहाजा अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन जो है ना वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर एल्यूमिनियम को डोनेट कर देगा। चूंकि अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, देयरफॉर इट इज लीविस बेस। एल्यूमिनियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस एसिड है। आगे आप क्वेश्चन नंबर 8 देखें एक्सरसाइज का। क्लासिफाई फॉलोइंग सब्सटेंसेस एज लीविस एसिड एंड लीविस बेस। इसमें सिंपली आपने क्या करना है, ये कुछ आपको स्पीशीज गिवन है, कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है, आपने इनको क्लासिफाई करना है लीविस एसिड और लीविस बेस की बेस पे, और साथ उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है। चलिए हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, इसमें पहली स्पीशीज जो आपको गिवन है ना अमोनिया, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो अगेन ये कई दफा हमने पीछे भी एग्जांपल में पढ़ा है कि NH3 के अंदर जो नाइट्रोजन है ना इट हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिहाजा क्योंकि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन जो है ये एक लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, लिहाजा ये लीविस बेस है। सेकेंड आपके पास है फ्लोराइड आयन। अगेन फ्लोराइड आयन के पास बहुत सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, अगेन इट इज लीविस बेस। थर्ड आपके पास आ जाता है, थर्ड स्पीशीज जो आपको गिवन है दैट इज वाटर। तो फिर आपको पता है, वेरी सिंपल पता होना चाहिए कि वाटर जो है ना, वाटर में जो ऑक्सीजन है इट कंटेन्स 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, लिहाजा ये भी आपके पास क्या है, लीविस बेस है। और लास्ट स्पीशीज जो आपके पास गिवन है दैट इज बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है ना इसमें बोरोन हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बोरोन जो है ना इट इज इन सर्च ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, लिहाजा ये लीविस एसिड है। स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए इनके तमाम स्पीशीज की जो है ना शॉर्ट जस्टिफिकेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप इसे भी देख सकते हैं और इसको याद कर लें। पेपर में आए तो आपने आइडेंटिफाई भी करना है और इसकी शॉर्ट जस्टिफिकेशन जो है ना इसको भी मेंशन करना है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है कि आइडेंटिफाई द लीविस एसिड एंड द लीविस बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अगेन आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस गिवन है, आपने क्या करना है, इनमें लीविस एसिड और लीविस बेस को आइडेंटिफाई करना है जी। तो स्टूडेंट्स, पहली इक्वेशन हमें गिवन है कि सिल्वर आयन इट रिएक्ट्स विद साइनाइड आयन, तो सिल्वर साइनाइड बनता है आपके पास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिल्वर आयन के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि ये कीटाइन है, सिल्वर ने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज की हुई है। तो सिल्वर के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है, जबकि साइनाइड आयन देखें तो इसमें अगेन नाइट्रोजन जो है ना इट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब जब इनका आपस में रिएक्शन होगा तो नाइट्रोजन जो है ना ये क्या करेगा, अपना साइनाइड आयन के अंदर फिर नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो अब चूंकि साइनाइड आयन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, देयरफॉर इट इज लीविस बेस। और सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस एसिड है। जी, तो ये नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो BOH3 में बोरोन जो है ना, बोरोन इट हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
ठीक है। जबकि हाइड्रो ऑक्साइड आइन देखें तो अगेन हाइड्रो ऑक्साइड आइन में जो ऑक्सीजन है ना, इट हैव 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ये हाइड्रो ऑक्साइड आइन की ऑक्सीजन जो है ना, ये अपना एक लोन पेयर बोरोन हाइड्रो ऑक्साइड को डोनेट कर देगा, लिहाजा ये लीविस बेस है। और BOH होल थ्राइस एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लिहाजा ये लीविस एसिड है। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है कॉपर आइन। इट रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। तो अगेन यहाँ पे देखें कॉपर आइन के ऊपर +2 चार्ज है, मतलब ये है कि कॉपर एक कीटाइन है। तो एक कॉमन सेंस की बात स्टूडेंट याद रखिएगा कि कीटाइन जितने होते हैं वो हमेशा लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं, क्योंकि कीटाइन उसी वक्त बनता है जब वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो अब अमोनिया के अंदर अगेन नाइट्रोजन है वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अमोनिया लीविस बेस है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और कॉपर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, देयरफॉर इट इज लीविस एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास कि हाइड्रो ऑक्साइड आइन रिएक्ट विद एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो उससे एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइन का कम्प्लेक्स आपके पास बनता है। तो इसमें देखिए कि अगेन हाइड्रो ऑक्साइड आइन जो है ना, इसमें ऑक्सीजन हैव 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि एल्यूमिनियम जो है ना, इट हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन पेयर की नीड में है, उसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है, लिहाजा ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा। लिहाजा हाइड्रो ऑक्साइड आइन इज द लीविस बेस एंड एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड इज द लीविस एसिड। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। आगे एक और छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं, इसमें हमारा ये लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज का, आइडेंटिफाई लीविस एसिड एंड लीविस बेसिस। अगेन वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए हम इसको भी देख लेते हैं। इसमें से भी आपने लीविस एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करना है और उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। जी तो स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। अगेन हमने बहुत सारे रिएक्शंस में देखा है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम जो है ना, इट हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एल्यूमिनियम को हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, लिहाजा ये हमेशा लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करता है। सिल्वर आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अभी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो है वो हमेशा लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करती है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। मिथाइल अल्कोहल ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन अगेन इसके अंदर ऑक्सीजन आ रही है, दैट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। लिहाजा मिथाइल अल्कोहल जो है ना, ये लीविस बेस के तौर पे एक्ट करता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। नीचे आपके पास मिथाइल नाइट्राइल है, ठीक है ना। तो इसमें भी NH2 है, NH2 में नाइट्रोजन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, लिहाजा ये भी लीविस बेस है। साइनाइड आयन में फिर नाइट्रोजन आ गया, तो नाइट्रोजन जो है ना, इट हैज द एबिलिटी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, लिहाजा ये भी लीविस बेस के तौर पे एक्ट करेगा। हाइड्रोक्साइड आयन में फिर ऑक्सीजन आ गया, दैट हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, लिहाजा ये भी क्या है, लीविस बेस है। अब ये एक नया कंपाउंड आया है, फेरिक क्लोराइड। तो आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये 2 वैलेंसी शो करता है, +2 की वैलेंसी भी और +3 की भी। इस कंडीशन के अंदर आयरन जो है ना, इट हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। आयरन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इट इज इन सर्च ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आयरन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लिहाजा ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ये लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। तो स्टूडेंट, आज भी हम इस क्वेश्चन के ऊपर हमारा ये आज का टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसकी सारी डिटेल्स हमने देख ली।
इससे रेलेवेंट सेल्फ असेसमेंट और एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस थे वो भी हमने देखे। स्टूडेंट, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर में आपसे 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाह रहा हूँ इसी लीविस कंसेप्ट के रेलेवेंट, क्योंकि पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो सम जनरल रूल्स और टिप्स टू आइडेंटिफाई लीविस, एसिड और बेस। किसी भी इक्वेशन के अंदर आपको कोई भी स्पीशीज गिवन है, मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो उनमें से लीविस, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए चंद कॉमन रूल्स हैं, सिंपल रूल्स हैं, वो आप अपने ज़हन में रखिएगा। पहली बात तो आप ये ज़हन में रखें कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन आ रही हो, वो हमेशा लीविस बेस के तौर पे एक्ट करता है। वो हमेशा लीविस बेस के तौर पे एक्ट करता है। और उसकी वजह क्या है, अभी मैंने आपको बार बार बताई है कि नाइट्रोजन जो है ना, इसके पास हमेशा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं, लिहाजा ये हमेशा लीविस बेस के तौर पे एक्ट करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि अगर तो आपके पास कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या स्पीशी आ रही है जिसके अंदर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन आ रही है, तो बस आप समझ लें कि ये लीविस बेस है, ठीक है ना। फिर दूसरा रूल आप ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई भी कीटाइन आ गया इक्वेशन के अंदर, कीटाइन आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है, फॉर एग्जांपल सिल्वर आपके पास आ गया, Cu+2 आ गया, तो जब भी कोई कीटाइन आ रहा हो तो वो हमेशा लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करता है, क्योंकि कीटाइन वो होता है जिसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। और एक थर्ड रूल पॉइंट ये याद रखिएगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा तो है नहीं, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन गिवन है उनमें एल्यूमिनियम, बोरोन और आयरन, ये 3 एटम्स याद रखिएगा कि अगर ये 3 एटम किसी भी कंपाउंड के अंदर आ रहे हो तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, क्योंकि इन तीनों के की जो बॉन्डिंग की कंडीशन आपको गिवन होगी वहां पे दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनका ऑक्टेट कब इनकम्प्लीट होता है, लिहाजा ये हमेशा लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये 3 सिंपल रूल्स हैं, ये याद रख लें, इससे भी लीविस एसिड और लीविस बेस को आइडेंटिफाई करने के अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट्स जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनकी आसानी के लिए मैं आखिर में लेक्चर के एंड पे उर्दू वाले नोट्स भी शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को समझने में और याद करने के अंदर उर्दू मीडियम के बच्चों को भी बहुत हेल्प मिलेगी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आगे वीडियोस को अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक शेयर करें। जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13 कि क्लासिफाई वाटर एज प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। देखिए, लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि चूंकि वाटर के अंदर प्रोटॉन डोनेट करने की और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की दोनों तरह की एबिलिटी पाई जाती है, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं जी, एम्फोटेरिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं जो कि प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ था, वहाँ पे मैंने आपको इसकी रीजनिंग भी लिखवाई थी, आप वो वाला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पेपर में अगर इस तरह का ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने एक तो बताना है कि सिंस वाटर कैन एक्सेप्ट एंड डोनेट प्रोटॉन देयरफॉर इट इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। एक तो आपने बताना है कि वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, और दूसरा ये है कि ऐसे कंपाउंड्स को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं। फिर आपने 2 एग्जांपल जो कि लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट में हमने पढ़ी थी वो हमने बता देनी है। उन दोनों एग्जांपल्स का 1-1 नंबर होता है, ठीक है ना।
यानी पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपने 3 पॉइंट लिखने हैं। एम्फोटेरिक कंपाउंड का बताना है और वो क्या होते हैं वो बताना है, आधा आधा नंबर इसका हो जाएगा और एक एक नंबर इक्वेशन का हो जाएगा। एक इक्वेशन आप मेंशन करेंगे वाटर और HCl की, ठीक है ना, और दूसरी एग्जांपल आप मेंशन करेंगे वाटर और अमोनिया की, जिसमें आपके पास अमोनियम आयन बनते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है राइट इक्वेशन शोइंग द आयोनाइजेशन ऑफ फॉलोइंग एज आर्सेनियस एसिड। ये आपको दो यहाँ पे एसिड्स गिवन है, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड या हाइड्रोजन आयोडाइड और HNO2 नाइट्रस एसिड। इन दोनों की आयोनाइजेशन इक्वेशन आपने मेंशन करनी है, ठीक है जी। तो फर्स्ट रिएक्शन HI है, ये जब आयोनाइज होगा तो आपके पास हाइड्रोजन आयन बनेंगे और आयोडाइड आयन बनेंगे, ठीक है, वेरी सिंपल। सेकंड आपके पास है HNO2। HNO2 जो कंपाउंड है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है, एक मिनट स्टूडेंट, इसको आप थोड़ा सा छपा करके लिख लें। तो नाम याद रखिएगा, HNO2 को हम नाइट्रस एसिड कहते हैं और HNO3 जो है वो नाइट्रिक एसिड होता है। ये जब आपके पास आयोनाइज होगा तो हाइड्रोजन आयन बनेंगे और नाइट्राइट आयन बनेंगे, ठीक है ना। NO2 कौन से आयन होते हैं? नाइट्राइट आयन, ठीक है। और अगर NO3 हो ना तो आपने इसका नाम याद रखना है, वो नाइट्रेट आयन होते हैं, जबकि यहाँ पे नाइट्राइट आयन बनेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन 15 देखें कि राइट इक्वेशन शोइंग द आयोनाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एज ब्रांस्टेड एसिड्स। ये दो आपको गिवन है, इनको आपने लोरी ब्रांस्टेड एसिड के मुताबिक इनकी आयोनाइजेशन इक्वेशन बनानी है। एक HNO2 है और HCl है, लेकिन इन दोनों की आयोनाइजेशन ना आप वाटर में करेंगे, क्योंकि वाटर के जब इसको यूज करेंगे दो आपके पास रिएक्टिंग स्पीशीज होंगी, तो फिर आप उसमें से ब्रांस्टेड एसिड और ब्रांस्टेड बेस को अलग करेंगे। लिहाजा इन दोनों कंपाउंड्स को आपने वाटर में डिजॉल्व करके इनके रिएक्शन शो करने हैं। तो फर्स्ट आपके पास HNO2 है, ठीक है। तो HNO2 नाइट्रस एसिड, इसको जब आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे H2O, तो आपके पास अगेन यहाँ पे एक तो बनेगा हाइड्रोनियम आयन बनेगा H3O पॉजिटिव और दूसरा आपके पास नाइट्राइड आयन बनेंगे। फिर आप इसमें थोड़ा सा गौर करें, देखें कि वाटर जो है ना, वाटर नाइट्रस एसिड से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है इसको आप बेस कहते हैं। और HNO2 चूंकि एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, लिहाजा ये लोरी ब्रांस्टेड एसिड है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन साइनाइड है HCl और वाटर, ये जब इकट्ठे रिएक्ट करते हैं तो अगेन आपके पास हाइड्रोनियम आयन बनेगा H3O पॉजिटिव और साइनाइड आयन Cl नेगेटिव बनेगा, ठीक है। फिर आप इसमें देखें, चूंकि वाटर एक प्रोटॉन जो है ना HCl से एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये लोरी ब्रांस्टेड बेस है, और HCl चूंकि एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वाटर को, लिहाजा ये लोरी ब्रांस्टेड एसिड है। बस आपने इतना जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास थिंक टैंक के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कंपेयर द रिलेटिव कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन व्हेन हाइड्रोक्साइड व्हेन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, तो उसमें आप हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। तो ये बहुत सिंपल है, ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की हुई है, जस्ट आपकी रिवीजन के लिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। याद रखिएगा कि अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है इट इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, तो अब फिर आपका सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। इसी तरह हमने पढ़ा था कि अगर हाइड्रोक्साइड आयन का हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है ना इट इज लेस देन हाइड्रोक्साइड आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन से कम है, तो फिर आपका सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होगा। अगर दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है तो फिर वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। ये चीज़ें हमने पीछे डिटेल से डिस्कस की हुई हैं पीएच वाले टॉपिक के अंदर। अभी जस्ट आपकी रिवीजन के लिए मैंने आपको ये दोबारा बता दिया है कि अगर पेपर में आए तो आपने इसको किस तरह लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कोडीन इसका फार्मूला होता है C18H21NO3 इज अ कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड पेन किलर, इट डिसॉल्व इन वाटर बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो वो कहता है कि इसमें आप बताएं कि लोरी ब्रांस्टेड एसिड कौन है और बेस कौन है। तो वेरी सिंपल, ये देखें ना,
H2O है यहाँ पे रिएक्टेंट में, जबकि प्रोडक्ट में OH नेगेटिव है। इसका मतलब है कि वाटर ने एक प्रोटॉन कोडीन को डोनेट कर दिया, तो जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वो क्या है, वो एसिड है। तो यहाँ पे वाटर एसिड हो गया, और चूंकि कोडीन एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये लोरी ब्रांस्टेड बेस है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कि एग्जामिन सम वेज इन विच यू माइट डिटरमिन वेदर अ पार्टिकुलर वाटर सोल्यूशन कंटेन एन एसिड और बेस। कि आपके पास एक वाटर का सोल्यूशन गिवन है, आपने ये बताना है कि क्या ये गिवन सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि इसके लिए हमने बहुत सारे पैरामीटर्स पढ़े थे, जिनकी मदद से आप ये चीज़ बता सकते हैं कि आपका गिवन सोल्यूशन जो है ना वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। इसके लिए ना आप pH मीटर भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और इसके लिए आप इंडिकेटर्स भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इंडिकेटर्स की मदद से भी आप पता चला सकते हैं कि आपका सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। तो तकरीबन लैब में ना pH पेपर ज़्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। अगेन इसमें याद रखिएगा कि P आपने स्मॉल लिखना है और H को, ये P थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, इस P को थोड़ा छोटा कर लें, P आपने स्मॉल लिखना है, ठीक है ना। P स्मॉल लिखना है और H कैपिटल लिखना है। तो सोल्यूशन की एसिडिटी को चेक करने के लिए आप pH मीटर यूज़ कर सकते हैं, इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं और pH पेपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपकी जो pH है ना, इट इज इफ pH इज लेस देन 7 तो आपका सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा, ठीक है। अगर pH जो है ना इट इज ग्रेटर देन 7 तो फिर आपका सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। यानी गिवन वाटर सोल्यूशन की pH चेक करें, अगर तो 7 से ज़्यादा आ रही है तो वो बेसिक है, अगर तो 7 से कम है तो वो एसिडिक है, और अगर उसकी pH जो है ना इट इज इक्वल टू 7 है तो इट मीन्स आपका जो गिवन सोल्यूशन है वो क्या है, न्यूट्रल है। अगर पेपर में ये आ जाए तो आपने इसमें ये वाले पॉइंट्स मेंशन करने हैं, इंशाल्लाह इससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 19 है कि द टेबल बिलो शोज द कलर ऑफ द टू इंडिकेटर्स इन एसिडिक एंड बेसिक एसिडिक एंड अल्कलाइन सोल्यूशन, ठीक है। ये दो इंडिकेटर आपको गिवन है, एक ए है और एक बी है। ये आपको नहीं पता कि इंडिकेटर कौन से हैं, उनके नाम नहीं दिए उसने। अच्छा, एसिडिक सोल्यूशन में इंडिकेटर ए रेड कलर देता है और अल्कलाइन सोल्यूशन में ब्लू, जबकि इंडिकेटर बी जो है ना वो एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस है और अल्कलाइन में बी है। तो आपने प्रिडिक्ट द कलर ऑफ द इंडिकेटर है, तो ये पूरी की पूरी पीछे कलर स्कीम आपने जहाँ पे ये pH वाला टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे दी हुई है। उस कलर स्कीम की मदद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस pH रेंज के ऊपर आपके पास कौन सा कलर पैटर्न आपके पास आता है, ठीक है जी। तो अगर आपके पास अब pH जो है ना सोल्यूशन की pH 3 है, pH 3 का मतलब ये है कि आपका सोल्यूशन जो है ना वो एसिडिक है और उसका जो कलर होगा वो रेड आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर pH 10 है तो pH 10 का मतलब ये है कि आपका गिवन सोल्यूशन जो है ना वो अल्कलाइन है, ठीक है, और उसकी जो pH होगी उसकी pH और वो ब्लू कलर शो करेगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने उसमें बता देनी है, ठीक है। प्रिडिक्ट द कलर ऑफ द इंडिकेटर बी इन अ सोल्यूशन ऑफ pH 5। अगर आपके पास सोल्यूशन की pH 5 है तो आप बताएं कि इंडिकेटर का कलर आपके पास क्या होगा। देखिए बी इंडिकेटर के अंदर अगर आपके पास pH 5 आ रही है तो इसका मतलब है आपका जो सोल्यूशन है वो कलरलेस है। आप इसको कलर स्कीम से मैच करें तो वहाँ से आपको कलर का पता चल जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन में उसने कहा है कि व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर बी आर प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन एक्स, आपके पास एक अननोन सोल्यूशन है एक्स, ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड का, उसमें वो कहता है कि इंडिकेटर बी के चंद एक ड्रॉप्स आप डालें तो वो इमीडिएटली रेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो सोल्यूशन कौन है, वो अगर आपके पास सोल्यूशन का कलर रेड हो जाता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका सोल्यूशन अल्कलाइन है और इसके ऊपर तमाम जो बेसिस की प्रॉपर्टीज हैं वो इसके ऊपर अप्लाई होंगी जी। स्टूडेंट्स तो आगे आपके पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कि बैक्टीरिया इन आवर माउथ फीड ऑन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड स्टक टू आवर टीथ एंड चेंज इट इनटू एसिड। A toothpaste of pH 10 can help to prevent the acid from damaging our teeth. Define the statement. देखिए ये चीज़ भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि टूथपेस्ट की जो हम घरों में नॉर्मली आप यूज़ करते हैं, मेडिकेम या कोलगेट, उस टूथपेस्ट की जो pH होती है वो अल्कलाइन इन नेचर होती है। वजह ये होती है कि हमारे
माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स के जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल रह जाते हैं उनके साथ वो रिएक्ट करके ना वहाँ पे प्लेक बनाते रहते हैं। तो जब आप टूथपेस्ट करते हैं तो उस टूथपेस्ट को उस प्लेक के साथ रिएक्शन होता है जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। ठीक है, तो आपकी आसानी के लिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये आप शॉर्ट आंसर है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, आगे है, कैन अ सब्सटेंस बी ए लीविस एसिड विदाउट बीइंग अ लोरी ब्रांस्टेड बेस एसिड आर्गू। वो कहता है कि क्या आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड या मटेरियल है जो कि लोरी ब्रांस्टेड एसिड के बगैर लीविस एसिड हो। तो देखिए, लीविस एसिड वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, जबकि लोरी ब्रांस्टेड एसिड वो होता है जो कि एक प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। तो जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर कोई कंपाउंड लीविस एसिड हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो लोरी ब्रांस्टेड एसिड भी हो, दोनों टाइम में वो एक नहीं हो सकते। ठीक है ना, अगर एक कंपाउंड लीविस एसिड है तो वो लोरी ब्रांस्टेड एसिड नहीं होगा। ठीक है ना, हो सकता है वो लोरी ब्रांस्टेड बेस हो। तो इसकी भी शॉर्ट आपने जो डेफिनेशन है ना, इसकी जस्टिफिकेशन है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, आप इसको नोट कर लें। और ये पेपर में क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसके आंसर में यही चीज़ मेंशन करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपसे सेकंड चैप्टर की डिटेल एक्सरसाइज की डिस्कशन की है। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से अपने इस बुक के ना सेकंड चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज के सारे सवालात को समझने में आपको बहुत हेल्प मिली होगी। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और आगे इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें।